जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग ये फिजिक्स यानी कि फिजिक्स कवर कर चुके थे लोग, और आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का रिवीजन अध्ययन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो जो लोहे का विशुद्धतम रूप होता है वह पीटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? पीटवा लोहा होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप पीटवा लोहा है। लोहा आवर्त सारणी के आठवें समूह का पहला तत्व है। कच्चे लोहे की तुलना में यह बहुत ही कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं। लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। कितना प्रतिशत आयरन की मात्रा होती है? तो 2 से 4% की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। तो जो गैस होता है वह तत्व नहीं होता, यानी कि धातु, अधातु, अरूप धातु क्या होते हैं? तो तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख के भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि ये सब जितने हैं अक्रिय गैसों को किस में रखा गया? तो अधातुओं को श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक के रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक के रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोइज़ियर को कहा जाता है। लेवोइज़ियर को आधुनिक के रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवोइज़ियर को आधुनिक के रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में मूल कण की बात की जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सा मूल कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। यानी कि नाभिक का जो धन आवेश होता है किसके कारण होता है? तो प्रोटॉनों के कारण होता है। और जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वह किसके कारण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। यानी कि जो यह कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह कहाँ पाए जाते हैं? यह नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से कण को न्यूक्लियॉन कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो का नियम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? तो किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। जो अवोगाद्रो संख्या होता है उसे किससे डिनोट किया जाता है? तो उसे n से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात की जाए तो 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया जाए तो 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यानी कि 18 और 20 जोड़ देंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्न अनुसार द्रव्यमान संख्या, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर द्रव्यमान संख्या निकलता है। तो यहाँ पे 18 + 20 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 7वां नंबर कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है।
8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी चाल होती है? तो C/137 होती है। कितना? C/137। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु यानी कि Z1 Z=1 की कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 से होती है, जहां C का यानी कि C क्या है? तो यह प्रकाश की चाल है। C किसको डिनोट करती है? तो प्रकाश की चाल को डिनोट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी कि इसका सूत्र है 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें इसके न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? यह फार्मूला नहीं है, यहाँ से ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, जैसे P हो गया और ऊपर ये 242 हो गया और नीचे आपका 94 हो गया। तो यहाँ से इसकी बात की जाए कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसके नाभिक में 148 हो जाएगी, यानी कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 148। इससे माइनस करेंगे 242 में 94, तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितना था? तो 242 था और परमाणु संख्या 94 था। 94 यानी कि परमाणु संख्या किससे डिनोट करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या डिनोट करता है। न्यूट्रॉनों की संख्या, अब न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। लोग इसका सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया गया है 242, तो 242 में से माइनस कितना करेंगे? 94, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण है जो आवेश रहित है? तो जो न्यूट्रॉन होता है उस पे आवेश रहित कण है, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन परमाणु के कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 से में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? तो जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा कण है। कौन सा कण इसका सही आंसर हो जाएगा? अल्फा कण है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में जाना जाता है? तो बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में, यानी कि द्रव्यमान संख्या में समस्थानिक क्या होते हैं? तो अलग अलग होते हैं। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि समस्थानिक कौन कहलाते हैं? तो जिनका परमाणु संख्या समान होता है, यानी कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक के कहलाते हैं। तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारी कहलाते हैं, यानी कि जिनका समान परमाणु भार होता है वो तत्व क्या कहलाते हैं? तो समभारी कहलाते हैं। यानी कि यहाँ से दो तरह का डिफिनेशन बन सकता है कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं या अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन के संघात के कारण। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय विखंडन क्या कहलाता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फैराडे स्थिरांक क्या है? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,487 कैलोरी
पर मोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, किसका पीएच मान 7 है। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, इसलिए इससे क्वेश्चन को यानी कि विवादास्पद रहा था यह क्वेश्चन। इसका आंसर शुद्ध पानी भी हो सकता है और उदासीन विलयन भी हो सकता है, यानी कि दोनों का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। व्याख्या देखते हैं लोग कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। 7 से अधिक के पीएच मान वाले विलयन क्या होते हैं तो क्षारीय होते हैं, और 7 से कम वाले विलयन क्या होते हैं तो अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। किस विलयन का मान जो होता है वह 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन का जो मान होता है वह 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। कितना होता है 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल को क्या माना जाता है तो उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो बोरॉन, जो बोरॉन है इससे यानी कि इससे ऑप्शन के हिसाब से जो बोरॉन होता है वह गलनांक सबसे उच्च होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव्य परावस्था साम्यावस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक 2453 केल्विन, एल्युमिनियम का गलनांक 933 केल्विन, सिलिकॉन का गलनांक 1693 केल्विन तथा लोहा का गलनांक 1808 केल्विन। अतः बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंचा, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में किसका गलनांक सबसे ऊंचा है तो बोरॉन का गलनांक है 2453 केल्विन है। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका सूत्र या नीलम देता है या रूबी देता है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है, यानी कि यह प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और इसे कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप में भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। 3 से कितना बदलता है तो 6 बदलता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी तो इसकी सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। व्याख्या में देखें कि पीएच में परिवर्तन का सूत्र हो जाएगा डेल्टा पीएच इक्वल टू, यानी कि पीएच का मान 2 और पीएच का मान 1, यानी कि pH2 आपका हो जाएगा 6 और pH1 हो जाएगा 3, तो इसका मान 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अनुपात निकाला जाए, यहाँ से लॉ का प्रयोग करके निकाल जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, यानी कि 1/1000 होता है। 1/1000 होता है, अतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है तो यह क्या होती है तो लाल द्रव होती है। ब्रोमीन क्या होती है लाल द्रव होती है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित क्षीण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। क्या है वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 35 होता है, तथा यह कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन हो जाएगा। सॉरी धातु नहीं, अधातु। कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है तो ब्रोमीन हो जाएगी। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्ग 17 को किस वर्ग के नाम से जाना जाता है तो हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो जो कैडमियम है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल के रूप में किया जाता है, तथा रासायनिक रूप से कैडमियम एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यह क्या है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम इसका संकेत क्या होता है CD, सिल्वर रंग की धातु होती है जिसमें नीले रंग की झलक होती है। कैडमियम एक विषैली धातु होती है। कैडमियम कैसी धातु होती है तो एक विषैली धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि संघनन, संघनन क्या है? तो संघनन क्या होता है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन, कंडेंसेशन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिलियन या विलायक की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि बिलियन 2 या 2 से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण है। जो बिलियन होता है वह 2 या 2 से अधिक के अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। यानी कि समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें इसका गुण और संगठन सभी जगह एक समान होते हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो अगर यह गिलास हो गया और गिलास में पानी और चीनी रखा गया है तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होगी? तो जल की मात्रा होगी। तो वह क्या हो जाएगा? जल आपका हो जाएगा विलायक। और चीनी की मात्रा कितनी होती है? तो कम होती है, जल से उसकी मात्रा कम होती है, तो इस चीनी को विलय कहा जाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित या एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गैस बिल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यानी कि यह जो है यह क्या है बिल्डिंग करने की? तो यह एक प्रकार की विधि है ऑक्सी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। किसकी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है। किसकी परत होती है? जस्ते की परत होती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। जो डिटर्जेंट प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? तो वह सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो डिटर्जेंट होते हैं वह किस जल में घुलनशील होते हैं? तो कठोर जल में। किस जल में? कठोर जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है। जो पसीना होता है वह किससे निर्मित होता है? तो पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उस ऑप्शन में क्या था? तो सोडियम भी था, पोटेशियम भी था और कैल्शियम भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट जो होता है इसे नीला थोथा के रूप में जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के रूप में जाना जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी कॉपर सल्फेट का सूत्र भी पूछ देता है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। यहाँ से पकड़ में आता है कि 5H2 है या 10H2 है या 6H2 है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु
हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है, नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद यानी कि एल्कोहल में अघुलनशील होता है, यानी कि नीला तोता अल्कोहल में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो जो पानी का उबलना है, यह किसका उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। अन्य उदाहरण बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, यानी कि यह भी भौतिक के परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि यह बर्फ का पिघलना और मोम का पिघलना कैसा उदाहरण है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखते हैं लोग कि अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जास्ताद, ये सब क्या है, तो अलौह धात्विक के खनिज हैं। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 32 नंबर ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे इसका व्याख्या में देखते हैं लोग कि वह ग्लास किससे बना होता है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो रजत यानी कि चांदी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत चालकता का क्रम की बात किया जाए तो उच्च से यानी कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ देखते हैं लोग, तो प्रमुख धातुओं से जैसे चांदी, जब सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो चांदी का, उसके बाद तांबा के बाद एल्युमिनियम के बाद बेरिलियम के बाद कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत, तो 78.07% पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है एल्कोहल को। एल्कोहल को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो होता है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है यहाँ पे, और यह जो होता है एल्कोहल का सूत्र होता है। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है, या क्या है, तो ऑक्सीडेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। इसके अतिरिक्त थोरियम यानी कि थोरियम का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। सबसे अच्छा अग्निशामक यहाँ पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अग्निशामक जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। उपयुक्त में से कौन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप है, जो यह फ्लोरीन है यह किसका स्वरूप है, तो कार्बन का एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अति चालकता अर्धचालक, स्नेहक आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो घटता है।
दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब बढ़ने से क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, और दाब घटने से क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक से समानुपातिक के संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, तो प्लेटिनम हो जाएगी। कौन हो जाएगी, प्लेटिनम। अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। भारी का तात्पर्य किससे, तो घनत्व से। उपर्युक्त विकल्पों में प्लेटिनम सर्वाधिक के घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और वहीं एजी यानी कि चांदी का घनत्व की बात की जाए तो 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और पारा का कितना हो जाएगा, 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर, तथा सोने का घनत्व 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 41 नंबर की, उससे वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पदार्थ को किस में बदला जा सकता है, तो ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान यानी कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सूत्र क्या है, E=mc²। जहाँ पे E क्या है, E किसे डिनोट करता है, तो E ऊर्जा को डिनोट करता है, M द्रव्यमान यानी कि मास को डिनोट करता है, E से एनर्जी हो जाएगा, और C आपका प्रकाश का वेग डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ईंधन सेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ईंधन सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन सेल फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त कौन सी ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है, तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा संचय नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह है, तो यह क्या होता है, तो यह जिप्सम होता है। एक प्रकार का क्या होता है, तो जिप्सम होता है। जिप्सम यानी कि लवण, जिसका रासायनिक सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का सूत्र भी पूछता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ से भी 2 से याद रखेंगे, इसके जो जल है वो इसका कितना है, तो 2 है। CaSO4 इंटू 2H2O यह किसका सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी कि इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, H2O, CaSO4 इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। यहाँ से इसका अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण जिप्सम यानी कि कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है, परंतु विकल्प के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो अणु मिलकर CaSO4 इंटू H2O का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर इस तरह का 2 अणु मिल जाएगा तो यह हाफ जो H2O है वह क्या हो जाएगा, तो एक H2O में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो H2O है यह एक है, यानी कि CaSO4 इंटू H2O का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाते हैं, तो एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन का एकल बंध होता है और जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन का 2 बंध होता है। एल्काइन त्रिआबंध, यानी कि एल्काइन में 3 कार्बन के बंध होते हैं। त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरके का रासायनिक नाम। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनोइक अम्ल होता है। आयुपाक नाम इसका क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल जो होता है वह सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडा वाटर या जैसे स्प्राइट हो गया तो उसको जब खोलते हैं लोग तो उसमें से जो ऊपर से हम लोग का फेन प्राप्त होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 49 नंबर की खनिज क्या है, यानी कि मिनरल्स क्या है? तो यह अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज या मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है। कैसा है? तो यह एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत यानी कि क्रिस्टल जैसी होती है। वर्ष 1945 में नागासाकी कहाँ पे है? तो यह जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो कौन सा विस्फोटक लगाया गया था? तो प्लूटोनियम। जो उस पर बम विस्फोट किया गया था वह किससे का था? तो वह प्लूटोनियम बम था। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी यानी कि जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम यानी कि उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो फैटमैन था। और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। कौन सी धातु हो जाएगी आपका? पोटेशियम। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम, यानी कि क्रियाशीलता के आधार पर बात किया जाए तो अब यहाँ पे हम लोग इसका क्रम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड या लिथियम एवं अन्य धातु अथवा कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो कौन सी गैस को प्रयुक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन को प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी कि बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह प्रक्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, और इस पे ताप कितना रहता है? तो 150 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसे गर्म किया जाता है और उत्प्रेरक रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमें वनस्पति घी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में होती हैं। यह कथन क्या है? तो यह कथन सत्य है। उसके बाद
दूसरा कथन है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में पाई जाती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीकृत लवण में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड के की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण यानी कि टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है, तो यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। परबल अम्ल एवं परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक यानी कि लवण को उदासीन लवण कहते हैं। जैसे NaCl KNO3 परबल अम्ल एवं परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को क्या कहते हैं, तो उदासीन लवण कहते हैं। और जैसे की बात की जाए तो NaCl हो जाएगा और KNO3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सबसे अनिवार्य मूल तत्व कौन होता है, तो कार्बन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है, तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी कि इसे मिट्टी के तेल, जो केरोसिन होता है उसे सामान्य भाषा में मिट्टी का तेल कहा जाता है। मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। यह किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। किसके यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस से प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस से प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन एक क्या है, तो ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है ब्यूटेन का, तो C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिगरेट लाइटरों में किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ से ऑप्शन दे देता है मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, तो किसका उपयोग हो जाएगा, आपका ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है सिगरेट के लाइटरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो उपयुक्त में से इसका सही हो जाएगा कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, कितना प्रतिशत होता है पेट्रोलियम गैस में, तो ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। ईथेन भी इसमें अल्प मात्रा में हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक यानी कि पॉलीमर कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को क्या कहा जाता है, तो एकलक कहा जाता है। एवं उसमें जो उत्पाद बनते हैं उस उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो बहुलक कहा जाता है। उसे इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है, CH2 CH3 CH और CH2। सूत्र यहाँ से नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए।
फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है। एथिलीन एक क्या है, तो यह एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि PTFE को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस से फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिक के सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, यानी कि किसके संघनन से बैकेलाइट का निर्माण किया जाता है, तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड है। यह थर्मोस्टेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकेलैंड ने की थी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक प्रकार का वसा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा यानी कि फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। यह जो होता है ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे संचित होता है, तो वसा कोशिका यानी कि फैट सेल में संचित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जो यानी कि वे यानी कि हीरा और ग्रेफाइट एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यह कथन क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। दोनों ही कार्बन के क्या हैं, तो अपरूप है, एलोट्रॉप्स हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। इनकी क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है, तो अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है फिल्टर पेपर पे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच ब्रीथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रीथलाइजर का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 इसका सूत्र होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इससे हरे रंग की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो क्या होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन CH3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C4H10 और प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र तो C3H8 होता है।
का मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए जो गंधयुक्त पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मरकेप्टन कहा जाता है। और उसी के कारण हमें, यानी कि गैस अगर लीक होती है तो इस मरकेप्टन के कारण ही हमें स्मेल होता है, यानी कि हमें समझ में आ जाता है कि गैस लीक हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन कौन सा होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन आदि हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगर पेट्रोल और डीजल अधूरे जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को हटाता है, तो कैसे हटाता है, पाइसीकरण अभिक्रिया के द्वारा साबुन ग्रीज को हटा देता है। पाइसीकारक दो या दो से अधिक के अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। सामान्यतः ध्रुवीय समूहयुक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन यानी कि सोडियम तथा पोटासियम, जो साबुन होता है वह सोडियम तथा पोटेशियम के वसवीय लवण होता है। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। साबुन के अणु में कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। पहला लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा यानी कि C17 और H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा जो भाग होता है वह जल में विलय यानी कि ध्रुवीय भाग होता है। जल में विलय ध्रुवीय भाग होता है। पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह यानी कि C17H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है, तथा ध्रुवीय समूह यानी कि COO जल में घुल जाता है। और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का मतलब क्या होता है कि भारी जल। D2O का उपयोग होता है तो किसमें उपयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है D2O का। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। D2O यानी कि ड्यूटेरियम D के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन परमाणु से बना है। D2O को भारी जल के रूप में जाना जाता है। इसे किसे जल के रूप में जाना जाता है, तो इसे भारी जल के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल यानी कि D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसको हम लोग सुमेल करते हैं लोग। एस्पार्टम क्या हो जाएगा, तो यह कृत्रिम मधुरक होता है एस्पार्टम। और फ्रेन क्या होता है, तो प्रशीतक होता है फ्रेन। और नियोप्रीन आपका संश्लेषित रबर हो जाएगा। और बेनाड्रिल यह प्रतिहिस्टेमिन होता है। बेनाड्रिल क्या होता है, प्रतिहिस्टेमिन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलाया गया है, इसको देख सकते हैं लोग कि एस्पार्टम क्या है, तो यह कृत्रिम मधुरक है। फ्रेन क्या है, तो प्रशीतक है। और नियोप्रीन क्या है, तो संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल यह प्रतिहिस्टेमिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्लवर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी, तो H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। वातावरणीय प्रदूषण और औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में
नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक यानी कि लगभग 70% होती है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 70% होती है। अम्ल वर्षा होती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अम्ल वर्षा होती है तो इसका आंसर नहीं दिया गया है, व्याख्या देखते हैं लोग, व्याख्या में दिया गया होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कोयला में जलाने से भी होती है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है एक से अधिक विकल्प का। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किस रूप में जाना जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है। किसके समान दिखती है? तो यह बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही क्वेश्चन आया कि शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो जो हो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे अनबुझा चूना के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह कमरे के तापमान कैसा होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने का पानी यानी कि लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। यहाँ पे इसका समीकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक का बात कर रहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होने वाला है। व्याख्या देखते हैं लोग कि व्याख्या में क्या कर रहा है कि सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर लाइमस्टोन तथा सिलिका मिट्टी यानी कि SiO2 चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में लगभग 2 से 3% जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो वह क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है कार की बैटरी में। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार में कौन सा सेल प्रयोग में लाया जाता है? तो द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचाई बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियाँ द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण है, यानी कि जो कार में बैटरी का उपयोग किया जाता है और ट्रक और इन्वर्टरों में जो बैटरी का प्रयोग किया जाता है वह किस प्रकार की बैटरी के उदाहरण है? तो द्वितीयक बैटरी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं लोग, व्याख्या भी देख चुके हैं लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? किस में कार्बन नहीं होता है? तो जो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये भी कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है और हीरा भी है और कोयला भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अप्रूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सख्त यानी कि सबसे हार्ड कौन है? तो हीरा। इनमें से और चारों ऑप्शनों में से सबसे हार्ड कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु
अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोआइड का प्रयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोआइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी सामान्य डिब्बा बंद आते हैं उसमें, यानी कि अगर अचार हो गया या कोई भी हो गया डिब्बा बंद सामान में, तो उसमें से सुरक्षित रखने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोआइड का। सोडियम बेंजोआइड का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है, जो पारद धातु होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु किसकी मिश्रण होती है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस से मुख्यतः है, तो कौन सी गैस होती है? तो यह मीथेन होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो गोबर से प्राप्त किया जाता है और कूड़ा कचरा से प्राप्त किया जाता है मीथेन को। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो यह मीथेन हो जाएगा। इसका भी सही आंसर मीथेन हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठन मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन से हैं? तो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस, जो बायोगैस होता है उसे हम बोलचाल भाषा में गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सामान्य ताप पर कौन सा द्रव होता है? तो पारा जो होता है वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो थर्मामीटर में ताप मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर की पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, तो वह जो चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है वह क्या होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वह धुआं होता है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें भी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना अधिक
उतना ही कठोर बन जाता है, यानी कि कार्बन की मात्रा अधिक करने से लोहा उतना ही कठोर होता है। कठोरता बढ़ने के साथ ही उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो पिंच ब्लेड से रेडियम में प्राप्त किया जा सकता है। पिंच ब्लेड से रेडियम में प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड रेडियम का अयस्क है। जो पिंच ब्लेड होता है वह किसका अयस्क होता है, तो रेडियम का अयस्क होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बनता है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क होता है, तो रेडियम का अयस्क होता है। लेकिन पिंच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। अगला क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यानी कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन से दहन का किसका निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है। यहाँ पे सूत्र समीकरण दिया गया है 2H2O+ से O2 का यहाँ पे अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2H2O प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है। सोने को किसमें घोला जा सकता है, तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं लोग इसका क्या आंसर होने वाला है। सोने को एक्वा में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है, तो एक्वा में घोला जाता है। एक्वा सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है 3:1 या 1:1। तो इसको ध्यान में रखेंगे लोग कि नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो किससे अभिक्रिया करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है, तो कौन सी धातु हो जाएगी, तांबा हो जाएगी। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। निम्न में से किस रसायन के कारण, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो एस्ट्रोंशियम के कारण ही पटाखा में लाल रंग दिखाई देता है। एस्ट्रोंशियम लौड़ो यानी कि एस्ट्रोंशियम नाइट्रेट, एस्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एस्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक के नाइट्रोग्लिसरीन है एक के, तो यह क्या है, तो एक प्रकार का एस्टर है। क्या है, एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाब मापक के पर नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। और जो हेमेटाइट है यह किसका अयस्क है, तो यह लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे जो कथन है वह असत्य कथन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है। यह कथन क्या है, तो असत्य हो जाएगा। बाकी यह तीनों कथन क्या है, तो यह सत्य। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चिन्ह होता है।
जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस से प्रदान करता है। यहाँ पे इसका समीकरण दिया गया है कि क्लोरीन गैस हमें कैसे प्राप्त होता है, यह सब उसी का समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रगलन कहते हैं। जिससे यानी कि प्रगलन के द्वारा ही धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ते से एक आयतन भाग यानी कि घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा यानी कि घनत्व इसका 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा, तो इसका घनत्व हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये वर्तमान में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि बीपीएससी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। यह क्वेश्चन 2004 का है, तो उस समय का ट्रेंड दूसरा था। अभी इससे फिलहाल में यानी कि ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 111 नंबर कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, यानी कि पीतल किस किस से मिलकर बनता है, तो जस्ता और तांबा यह पीतल के घटक हो जाएंगे। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणायन हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, यह लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। इसका वजन क्या होगा, लंबे समय तक बढ़ता है। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण यानी कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन क्या होगा, कम हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रिका यानी कि अपनी अंतिम उत्तर पुस्तिका में इसका विकल्प ए माना है। क्या माना है, ए माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील का मिश्रण की बात किया जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम यह मिश्र धातु हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम का। किसका है, लोहे और क्रोमियम का यह मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो जो बीटा कण होता है उसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फा किरणें होती है वह किससे, यानी कि उन पर कौन सा आयन होता है, तो धनावेशित होती हैं, वह पॉजिटिव होती हैं, और बीटा निगेटिव होता है, यानी कि बीटा ऋणावेशित होता है, और गामा उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, तो 2882। इस क्वेश्चन को हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं लोग कि धातु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसमें यानी कि वह त्यागने की क्षमता रखता है। तो इसको अगर देखा जाए तो अष्टक यहीं से पूरा हो जा रहा है, 2, 8, 10 और 8, 18 यहीं से अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो जो ये दो लास्ट में बच रहा है यह क्या करेगा, दूसरे को यह ट्रांसफ़र कर देगा। और इसमें क्या है, तो इसमें लेने की प्रवृत्ति दिखाई गई है। जैसे 2, 8, 18 और ये तो अष्टक पूरा हो गया, इसमें नहीं होगा, ये भी अष्टक पूरा हो गया। और यहाँ पे जो 7 है अंतिम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो इसमें एक ग्रहण करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह
आपका धातु नहीं होगा, अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं लोग कि 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। 28 अक्रिय गैस नियॉन की है, 287 हाइड्रोजन क्लोरीन के है और 288 अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका आबंध क्रम 3 होता है। इसका आबंध क्रम कितना होता है? 3 होता है। जो यह प्रश्न पूछा गया है आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, यह थोड़ा सा लेवल यानी कि ऊपर किया गया है, 11-12 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आबंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम 3 होता है। कितना होता है? 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। कितनी होगी? उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 2 और 2 की मिलकर हो जाएगा तो 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान संख्या 2 + 2 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह अष्टफलकीय होता है। किस आकार का है? तो अष्टफलकीय आकार का होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। किस आकार का होता है? तो अष्टफलकीय आकार का होता है। अब भी अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग रीजनिंग बेस्ड यानी कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तत्व एक्स से 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्स के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसके यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। XH4 हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस तत्व के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन की 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 122 नंबर बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो सिग्मा की संख्या 12 और पाई की संख्या 3 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और दो से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म में बंध के रूप में उपस्थिति माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। कितने? 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 123 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी कथन क्या है? तो सत्य है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त यानी कि दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी पानी क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन के स्थान पे कौन स्थान ले लेता है? तो आइसोटोप स्थान ले लेता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम यानी कि D2O यह भारी जल होता है। ड्यूटेरियम होता है यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उसे ही क्या कहा जाएगा? यहाँ पे आइसोटोप्स कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी कि समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो आइसोटोप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध उदाहरण एक है। जो दूध होता है वह किसका उदाहरण होता है? तो यह पायस का भी उदाहरण होता है।
पायस का भी उदाहरण होता है और कोलाइड विलयन का भी उदाहरण होता है। यानी कि इसका सही यानी कि आंसर की बात किया जाए तो 2 तरह के आंसर निकल के आएंगे, पायस और कोलाइड विलयन। अब इसका व्याख्या में देखते हैं लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी कि इमल्सन कोलाइड। अब इसकी व्याख्या देखते हैं लोग, कोलाइड एक बीसमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल जो होता है वह गैस से माध्यम में द्रव का मिश्रण होता है। एरोसोल किसे कहते हैं, तो गैस से माध्यम में द्रव का मिश्रण एरोसोल कहलाता है। इमल्सन यानी कि पायस द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण होता है। जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण जेल कहलाता है आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही उत्तर है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के तौर पर छात्र इमल्सन का चयन कर सकते हैं, यानी कि जो दूध होता है वह इमल्सन यानी कि पायस ही होता है। पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन यानी कि किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को इष्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे प्रक्रम में मोलासेस से शीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा यानी कि शक्कर अथवा विभिन्न प्रकार के अणुओं से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र C6H12O6 है। यहाँ पे इसका समीकरण दिया गया है कि यह प्राप्त कैसे किया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेज तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। इन्वर्टेज तथा जाइमेज यह दोनों किस में विद्यमान होते हैं, तो ईस्ट में विद्यमान होते हैं। यहाँ पे भी समीकरण दिया गया है कि कैसे प्राप्त होता है ग्लूकोज। यह हो जाएगा आपका ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और यहाँ से जाइमेज के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या हमें प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH यह इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है शक्कर के किण्वन से। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कि यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होता है, तो यूरिया में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह किस प्रकार का यौगिक है, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONS2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो लगभग 46.67% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कार्बनिक के रसायन के क्षेत्र में यूरिया को क्या कहा जाता है, तो कार्बामाइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है, तो यह एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता है। क्या है, तो यह एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता होता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। किस तेल का उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का।
जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी धातु है, यानी कि जो पीतल होता है वह किससे मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा और जस्ता मिलकर किसका निर्माण किया जाता है? तो पीतल का निर्माण किया जाता है। पीतल में तांबा यानी कि कॉपर एवं जस्ता यानी कि जिंक के धातुएं हैं। तीसरे और चौथे समूह, अगला क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। कैसा होता है? बेसिक और एसिडिक होता है। तीसरे व चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक यानी कि क्षारीय और एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि बीटा अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी और गामा किरण भी, यानी कि ये तीनों किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, यानी कि अल्फा की बात किया जाए तो यह धनावेशित होता है और बीटा की बात किया जाए तो यह ऋणावेशित और गामा की बात किया जाए तो यह उदासीन होता है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। हवा में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन की। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु एक है। वायु क्या है? तो यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। वायु क्या है? तो यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें देखते हैं क्या क्या रहता है। तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो यह 78.09% रहता है। ऑक्सीजन 20.915%, लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% इसमें उपस्थित होता है तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन है। क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन नामक के यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो यह विसर्जन की क्रिया होती है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो विसरण की क्रिया है। दो या दो से अधिक के पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना तथा ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो विसरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसके कारण की बात की जाए तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट इसके कारण होते हैं। कैल्शियम में तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक, कठोर पानी क्या होता है? तो जो अपमार्जक यानी साबुन लगाने पर छागे सहजता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस यानी कि हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पे हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका प्रयोग डॉक्टर किस रूप में करते हैं? तो एनेस्थीसिया के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 145 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि त्वचा कैंसर की बात की जाए तो यह पराबैंगनी किरण यानी कि त्वचा कैंसर किससे होता है? तो पराबैंगनी किरणों से होता है। और ये ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। वैश्विक तापन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक वैश्विक तापन होता है। और जो ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र क्यों होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन छिद्र होते हैं। तो इसका इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से होता है। किससे होता है? त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल यानी कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे अधिक होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वैद्युतिक के ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो किससे पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। विद्युत शक्ति जल से, यानी कि विद्युत शक्ति जो होता है वह जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से एवं अन्य विधियों से भी पैदा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अम्ल वर्षा का घटक क्या है? यानी कि अम्ल वर्षा का घटक कौन कौन से होते हैं? तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक के अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसके घटक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तो लगभग 70% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक के अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक के कहा जाता है और उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो बहुलक कहा जाता है, यानी कि पॉलीमर कहा जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। यह कैसा पदार्थ है? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है? तो C2H डबल बॉन्ड CH3 फिर CH और डबल बॉन्ड CH2 इसका सूत्र होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। जो पेट्रोल होता है उसकी गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन यानी कि एंटी-नॉक के गुण का पता लगता है। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है। आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी है? तो 100 है। एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग -10 है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है। CNG का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो उपयुक्त में से, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस यानी कि CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? तो जो केरोसिन तेल होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। यह किसका मिश्रण है? तो यह एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ध्यातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एंटीबायोटिक के औषधि का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा जो दवा है कि जो एंटीबायोटिक का उदाहरण है? तो पेनिसिलिन जो है यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। दिए गए विकल्पों में पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी एंटी मलेरियल औषधि है। ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, एस्पिरिन यह क्या है? तो यह एक पीड़ानाशक की दवा है और जो पैरासीटामोल है यह ज्वरनाशक की औषधि है और वहीं क्लोरोक्विन क्या है? तो यह मलेरिया रोधी औषधि है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जस्ते से बनता है। जस्ते से क्या बनता है? तो विद्युत बैटरी का निर्माण किया जाता है। जस्ते से विद्युत बैटरी का निर्माण किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के
जस्ता धातु का निष्कर्षण सल्फाइड अयस्क के जिंक ब्लेंड से किया जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम से क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम से क्या बनता है। तो यूरेनियम से बिजली का निर्माण किया जाता है। किसका? बिजली का निर्माण किया जाता है। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों को नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि बिजली के निर्माण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोयले का उपयोग होता है। कोयले का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो जलाने में, यानी कि इसका उपयोग जलाने में किया जाता है और इससे क्या होता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में, किस रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीरा अपरूप है, यानी कि हीरा किसका फॉर्म है? तो यह कार्बन का फॉर्म होता है। हीरा किसका अपरूप होता है? तो यह कार्बन का अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया कहलाती है। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं, यानी कि वे अलग कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 160 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे वर्णाक्षर एक्स जो होता है इसका क्या मतलब होता है? एक्सरे में जो एक्स होता है उसका क्या मतलब होता है? तो अननोन, इसका मतलब क्या होता है? अननोन यानी कि अज्ञात होता है। एक्सरे में वर्णाक्षर यानी कि एक्स का मतलब अननोन अज्ञात किरण है। ध्यान है कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आंतों के रोगों के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एक्स किरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर गैस डैश का मिश्रण है। तो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचाय के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो अपचाय के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 162 नंबर कि डैश के कारण पानी की उत्कृष्ट शीतलन कारक है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसका सेंसर उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो पानी होता है वह उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3 और ZNO यह क्या है? तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। सही उत्तर विकल्प बी है, Al2O3 ZNO। ध्यातव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? तो क्षारीय है, अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से जो गैस दिया गया है इनमें से अधिक गैसों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में यानी कि योगदान करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में।
इसकी व्याख्या देखते हैं लोग कि व्याख्या क्या कर रहा है कि ध्यातव्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैस सूर्य से उष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प शामिल है। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अम्ल धातु कार्बोनेट, जो अम्ल होता है वह धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके डैश गैस मुक्त करता है। तो जो अम्ल होता है वह धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से करके यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अम्ल धातु, जो अम्ल होता है वह धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि C2H2 और O4, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? तो C2 लिखा जा सकता है और ये H2 लिखा जा सकता है और O4 लिखा जा सकता है, यानी कि HOOCCOOH, इसे शॉर्ट फॉर्म में C2H4 लिखा जा सकता है। को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। C2H2O4 को क्या कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोलिक से अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे इथेन डाइओइक अम्ल या ऑक्सीरिक के अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। ध्यातव्य कि 1740 से ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हेरमान बोयरहावे द्वारा उडसारेल से ऑक्जेलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है। इसी वजह से मैं दिन में वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि बार बार डिस्टर्बेंस होता है। आप लोग को मैसेज यानी कि कमेंट करने की वजह से मैं यह वीडियो दिन में बना रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंककि थोड़ा बहुत गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा होगा या इस तरह यानी कि बाहरी साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो अगला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं लोग। 167 नंबर कि आपको 3 प्रक्रिया दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल, एक में क्या है? आसुत जल, और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन, एक में क्या है? तो अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किससे यहाँ पे किससे होना चाहिए? किसी से लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो जो क्षार है या क्षार से लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसकी गंध सिरका के समान होती है। किसके समान होती है? सिरका के समान एसिटिक अम्ल की गंध होती है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोजिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक अम्ल को किस रूप में जाना जाता है? तो एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोजिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। इसकी गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस पेपर का रंग केवल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिनियम आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है। अतः शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए। यहाँ से यानी कि इससे जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में कौन सा विषम है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो सभी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और सभी ऊष्माक्षेपी हैं। सभी क्या है? ऊष्माक्षेपी है। इसलिए इनमें से कोई भी विषम नहीं है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कि अपरूप के रूप में जाना जाता है, लेकिन ना तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और ना ही उनकी कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षष्ठकोणीय वलय की
वलय की तरह होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटनी के तौर पर किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है, तो इसकी सीमा 10 की पावर -7 मीटर से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक होती है। कोलाइड कणों का आकार 10 की पावर -7 मीटर से लेकर 10 की पावर -10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। कोलाइड के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे कोलाइड के प्रकार में देखा जाए तो सोल, जेल और एरोसोल यह कोलाइड के प्रकार हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? तो दीपक की की जो कालिक होती है वह अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप पे दीपक की कालिक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक के परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो यह बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक के बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। जो आधुनिक परमाणु प्रतीक वह किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो बर्जेलियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो जो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, यह जो है तो यह रासायनिक परिवर्तन का क्या है? तो यह विशेषता नहीं है। बाकी अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना और ऊर्जा का अवशोषण होना, ये सब क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है या विशेषता हैं। उपयुक्त में दिए गए विकल्पों में अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनाना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं डैश से कहा जाता है, तो इन्हें जल शुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल शुष्क कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्क यानी कि डेसिकेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। वह किसके साथ संयोजन कर लेता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 178 नंबर क्वेश्चन है कि Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जो है यह चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। किसका? यह चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। काओलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? काओलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नरम सफ़ेद पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O होता है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? तो टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि जिंक जो होता है वह टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो होता है वह टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो वह अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन यानी कि रिडक्शन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। अपचयन यानी कि रिडक्शन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है तो कौन सा हो जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट से क्लोराइड और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्षारीय बेसिक यानी कि क्षारीय जो बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है तो इसका व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद या वाइट लेड है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेदा या वाइट लेड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2O8 और Pb3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2O8 Pb3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या इनमें से सबसे बड़ी है। दिए गए तत्वों में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या लगभग 1.82 एंगस्ट्रॉम, बरेलियम की परमाणु त्रिज्या 1.53 एंगस्ट्रॉम तथा बोरॉन की परमाणु त्रिज्या 1.92 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के n स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो n² के समानुपाती होता है। किसके? n² के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या बोर्स के अनुसार यहाँ पे सूत्र दिया गया है, अतः R=n² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एरोबिक के श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। एरोबिक के श्वसन के दौरान तीन अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार है। पहला चरण क्या होता है? तो सीटाइल जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड ए निर्माण के समय। दूसरा है क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय। और तीसरा है क्रेब्स चक्र में एस्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को। क्या माना? सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 187 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? तो इसे अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन तथा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन यानी कि रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 188 नंबर की मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पे वर्गीकरण सबसे उपयोगी होता है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण दवा की रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव तथा दवा की घुलनशीलता तथा आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इसमें सबसे अधिक उपयोगी विधि आणविक लक्ष्य का आधार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र यानी कि तेज करने का कार्य करता है। किसी भी रासायनिक की अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक कैटलिस्ट तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि जो उत्प्रेरक होता है वह किस पे किसी भी रासायनिक की अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः उचित उत्तर विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 190 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का सुचालक है? तो जो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, यानी कि यह तीनों क्या होते हैं? तो आयनिक होते हैं। अतः यह सभी विद्युत के सुचालक हैं। यह तीनों क्या हैं? तो विद्युत के सुचालक हैं। इसलिए उपयुक्त विकल्प डी सही उत्तर होगा। इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग के जीव विज्ञान और बिहार स्पेशल कवर करेंगे लोग, और इस तरह हम लोग का घटना चक्र का सीरीज समाप्त हो जाएगा।